देश में राहुल गांधी को सज़ा सुनाए जाने के बाद से राजनीति में बड़े पैमाने पर तूफान आ गया है। राहुल गांधी के साथ घटे घटनाक्रम को देश की विपक्षी पार्टियां लोकतंत्र का हनन व संविधान पर खतरे के रूप में देख रही है। नागपुर की राजनीतिक फिजा भी बदली दिख रही है। महाराष्ट्र राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री व उत्तर नागपुर के वर्तमान विधायक नितिन राऊत जी ने आज दिनांक 4 अप्रैल को आवड़े बाबू चौक में एक भव्य जाहिर सभा का आयोजन किया। इस सभा में कांग्रेस सहित राका, सीपीआई, आरपीआई, सेकुलर, शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्ष, द बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया सहित अनेक पार्टियों के नेताओं ने संबोधित किया। उसमें विचार करने के लिए आज की ये सभा है। आजादी के 75 साल में नितिन राऊत जी बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है। मैं भी काफी लंबे टाइम से राजनीति कर रहा हूं। 25 साल मैंने विधानसभा का भी कारोबार किया और मैं जो एरिया से एमएलए जीत के आता था वहां आरएसएस का पूरे देश का प्रमुख कार्यालय पूछा। एक तो इस देश में मैं तो महात्मा गांधी पे मेरी पीएचडी है। गांधी जी भी प्रेमाने गळा कापलेला सुद्धा चालतो, पण द्वेषानं सूडबुद्धीनं बदला घेणं या देशाला शोभत नाही आणि भारतीय संविधानात अजिबात शोभत नाही। मला आठवतं की इंदिराजींच्या काळामध्ये जेव्हा भारत पाक युद्ध झालं आणि आपण नवीन बांगलादेश निर्माण केला, पाकिस्तानला पराभूत केलं आणि यूएनए मध्ये भारताची भूमिका मांडायला जेव्हा सांगण्यात आलं तर आमच्या तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधींनी जनसंघाचे नेते अटल बिहारी वाजपेयीला बोलवून सांगितलं कि आपको यूएन में अभी भारत का नेतृत्व करना है। हा विरोधी पक्ष आणि हा सत्ता पक्ष होता। याला म्हणतात लोकशाही। एकदा तर असं घडलं की राजीवजी पंतप्रधान होते आणि त्यांना सांगण्यात आलं कि अटल बिहारी वाजपेयी आजकल बहुत बीमार रहते हैं और काफी तकलीफ है, उनका ऑपरेशन करना जरूरी है, लेकिन अपने यहाँ हो नहीं सकता। राजीवजींनी ते ऐकून घेतलं आणि असाच यूएनए मध्ये कार्यक्रम होता। राजीवजींनी अटलजींना निमंत्रण पाठवलं कि आपको हमारे देश की भूमिका संसार के सामने रखनी है, आप यूएन के डेलीगेशन का नेतृत्व करें। आणि तिथं त्यांना नेतृत्व करायला पाठवलं आणि त्यांच्या ऑपरेशनची तयारी अमेरिकेमध्ये करून दिली। याला म्हणतात लीडरशिप। हे होते पंतप्रधान या देशाचे। आणि आज या देशामध्ये जो दुजाभाव आहे कुठं गेला। आपण म्हणतो संसदेची प्रथा आहे की एखाद्या सदस्यांचं नाव घेऊन तुम्ही जर संसदेत भाषण करत असाल तर त्याला त्याची भूमिका मांडण्याची संधी दिली पाहिजे। मग या लोकांनी का दिली नाही राहुलजींना बोलण्याची संधी? या लोकांनी हे घाबरले का राहुलजींपासून? यांना माहिती होतं की आपलं 20,000 कोटीचंही पितळ उघडं पडल्याचे राहणार। 20,000 रुपए कहां से आए ये हमको बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा कि ये फर्जिया कंपनियां किसकी थी, कौन इसके पीछे है। आणि त्यामुळे त्यांनी राहुलजींवर ही कारवाई केलेली है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं। हम कानून की भी लड़ाई लड़ेंगे और हम जमीन की भी लड़ाई लड़ेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर नागपुर की तमाम जनता को कि उन्होंने
उसका बिगुल यहां से बजा दिया कमाल चौक से। कर्मवीर बाबू हरिदास सावड़े जी के इस चौक से बिगुल बजा दिया कि यह लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई है, तो ये लड़ाई परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान की भी लड़ाई है, तो लोकतंत्र की लड़ाई भी है। और हम सब पूरे विश्वास के साथ यहाँ पर इस लड़ाई में कंधे से कंधा लगाकर एक पे विश्वास जताकर इस लड़ाई में शामिल होंगे, यही मैं आपसे अपेक्षा करना चाहूंगा। दोस्तों, काफी देर से आप आए हो, आप मेरे लिए नहीं आए, आप आए इस देश के संविधान की रक्षा के लिए, आप आए इस देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए, आप आए राहुल जी के बात के लिए, आप आए राहुल जी के साथ के लिए। रमजान का महीना है, आपको सबको रमजान मुबारक हो। 14 अप्रैल आएगा, 14 अप्रैल को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है। दो तीन जिला चलते थे, गांधी जी भी इतना लंबा कभी नहीं चले। महात्मा गांधी ये जिले थे, वो जिले में पैदल जाते थे, पर महात्मा गांधी की ऐसे कोई देश की यात्रा नहीं हुई थी। गांधी जी सबसे ज्यादा पैदल चले, लेकिन राहुल गांधी ने भूतों ने भविष्य थी, किसको बोलते 5000 किलोमीटर, अरे 20 किलोमीटर कोई पैदल चले दूसरे दिन वो उठ नहीं सकता है नींद में से। अच्छे अच्छे जवान आदमी को चला 3 दिन के बाद भाग जाएगा वो। एक व्यक्ति 5000 किलोमीटर चल रहा है और ये बोलते हुए चल रहा है कि हिंदुस्तान के सब लोगों को जोड़ो, भारत जोड़ो, उसका नाम है यात्रा का। हिंदुस्तान को जोड़ने की जरूरत है, इसको बांटो मत। ये देश एक विभाजन ऑलरेडी 47 में झेल चुका है, 2 देश बन चुके हैं। अब इसके आगे और देश तैयार मत करो। देश के लोगों को प्रेम से, मोहब्बत से जेल में, उसकी न्यूज बंद हो गई। संजय राउत जेल में थे बीच में। कौन? तो ये जेल में व्यक्ति जाता है, लेकिन जेल में जाने के बाद जब वो बाहर आता है तो पब्लिक उसके साथ में खड़ी रहती है। कांग्रेस को अंग्रेजों ने जेल में डाला था, इसलिए कांग्रेस ने 55 साल राज्य किया। जो कष्ट भोगता है, यातना भोगता है, जिसको लोग तकलीफ देते हैं, जनता उसी को आशीर्वाद देती है। तो राहुल गांधी जो आदमी 5000 किलोमीटर चल रहा है, भारत जोड़ने की बात कर रहा है और फिर से चल रहा है 5000 किलोमीटर, उस व्यक्ति को अगर पार्लियामेंट से बाहर किया जाता है, यहाँ कई पार्टियों के लोग बहुत अच्छा बोले, राहुल गांधी की बात नहीं है, एक व्यक्ति की बात नहीं, कांग्रेस की भी बात नहीं। अगर हिंदुस्तान में सवाल पूछने के लिए अगर किसी की पार्लियामेंट की मेंबरशिप जाएगी तो कहां इस देश का लोकतंत्र बचेगा? कौन सवाल पूछेगा? अरे आप बोलो पार्लियामेंट में अडानी के बारे में आपने जो पूछा गलत है, आप बोलो। आप उसके ऊपर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। आप बोलो राहुल गांधी जी आप गलत बोल रहे हैं, आप राहुल गांधी के जवाब, एक शब्द जवाब देने को तैयार नहीं है। अडानी 65वें कौन से 609 नंबर पे था, 609, 602 नंबर पे मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के पहले अडानी हिंदुस्तान, जो दुनिया के जो उद्योगपतियों की जो लिस्ट बनती है उसमें वो 602 नंबर पर था। 602 नंबर का उद्योगपति दुनिया के दूसरे नंबर पे पहुंच जाए, सेकंड नंबर पे 602 से 2 नंबर पे आ गया। ये चमत्कार कभी संभव है? उसके बाद राउत साहब बोल रहे मोदी है तो मुमकिन है, 2 नंबर पे आ गया।
इस देश के जितने पब्लिक अंडरटेकिंग है, वो एयर इंडिया हो, BSNL हो, सब एक एक करके बिक रहे हैं। रेलवे बिक रही। आपने कांग्रेस ने राज किया इस देश के ऊपर आपके जनता के आशीर्वाद से, पर कभी विरोधी पार्टी के व्यक्ति को जो ये खेल चल रहा है देश में, ऐसा कभी पत्रकार हो, देश के व्यापारी हो, देश के विचारक सोचने वाले लोग हों, वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि चुनाव के पहले जो भी राज्य में चुनाव होगा वहां ईडी और सीबीआई पहुंच जाती। चुनाव बाद में होगा। कर्नाटक में पहुंच गए। कर्नाटक में इनकम टैक्स के कांग्रेस के ऊपर रेड शुरू हो गए। माननीय नितिन राउत जी ने आज उत्तर नागपुर से नफरत के खिलाफ जिस एल्गार का शुभारंभ किया है, मैं सर्वप्रथम उन्हें उनका अभिनंदन करना चाहूंगा, क्योंकि इस देश के अंदर में यहाँ उपस्थित तमाम सभा पर बैठे हुए विभिन्न पार्टियों के सम्माननीय वक्तागण और मेरे सामने बैठी हुई रिपब्लिकन जनता को बताना चाहूंगा कि यह मीटिंग इसलिए गंभीर है क्योंकि देश आज गंभीर संवैधानिक संकट से गुजर रहा है। देश में न्याय व्यवस्था पर शंका उपस्थित की जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी ने अब तक के 70 वर्ष के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस देश का मीडिया, इस पर से आम जनता का विश्वास समाप्त हो गया है। तमाम सार्वजनिक संस्थाओं को बेच देने का काम इस वर्तमान सरकार ने शुरू किया हुआ है। इस देश के अंदर में बड़े पैमाने पर आर्थिक शोषण शुरू हुआ है। कल परसों ही नितिन राउत जी का SC/ST सब प्लान के ऊपर एक बयान आया जो अभिनंदनीय है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC समाज के हक के जो पैसे हैं उसे लूट लिया जा रहा है और उस लूट को सिर्फ एक अपने मित्र के हाथ में दिया जा रहा है। साथियों, इस देश के अंदर में अगर सबसे बड़ी कोई आतंकवादी घटना हुई है तो वह इस देश का संविधान दिल्ली के अंदर में खुलेआम जला देना। और इस आतंकवादी घटना के खिलाफ में अगर सरकार चुप रहती है तो मैं समझता हूं कि यह सरकार कमजोर सरकार है, यह सरकार लोकतंत्र विरोधी सरकार है, यह सरकार संविधान विरोधी सरकार है। इसलिए इस सरकार के खिलाफ में हम लोगों ने इस देश के पक्ष में खड़े रहने की आवश्यकता है। तमाम समस्याओं को लेकर अनेक विपक्षी दलों ने कार्यक्रम आयोजित किए, लेकिन राहुल गांधी ने इस देश के एक कोने से दूसरे कोने तक भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू की तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर में बेचैनी देखी गई। वे घबरा गए इस भाईचारा के आंदोलन से। उन्हें लगा कि हम जिस समुदायों को आपस में लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं उसके बीच में कहीं न कहीं राहुल गांधी आकर भाईचारा बनाकर आपस में देश को एकजुट करने की जो कोशिश कर रहा है उससे अब 2024 में भारतीय जनता पार्टी अपने नफरत के जो उन्होंने बीज लगाए थे लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। तो नागपुर शहर की भी विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी के साथ खड़ी रहेगी और इस लोकतंत्र के पक्ष में हम लोग पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। और इतना ही विश्वास व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत। लेकिन घर में और मस्जिद में, घर में हमारे पढ़ने के लिए कुरान है, लेकिन देश में जीने के लिए संविधान है। घर के अंदर हम मुसलमान हैं, मस्जिद में मुसलमान हैं, ईदगाह में धर्म कहता है कि झूठ बोलो, कोई धर्म कहता है। फिर ये झूठ बोलने वाला धार्मिक कहां से हो सकता है, बता दीजिए आप लोग। भारत का कोई धर्म बता दीजिए जो ये कहता हो कि झूठ बोलो, कोई धर्म में नहीं है। पाप की परिभाषा भी हमारे और आपके मान्यताओं पर आधारित है। इसलिए धर्म को किनारे रखिए। और इसीलिए मैं कहता हूं आपसे कि हर कोई अपनी हस्ती का निगहबान बने, गम की तूफान में संगीन सी चट्टान बने।
बाद में चाहे वो हिंदू या मुसलमान बने, पहले इंसान को लाजिम है कि इंसान बने, पहले हमें मानव बने, मानवता के रास्ते पर चले, एक दूसरे के दर्द को समझे, तब जाकर कुछ होगा। आज की हालात में क्या है, दुश्मनी किस तरह बढ़ाई जा रही है, सारी चीजें हैं। हमारी बुराई से किसी को अगर तकलीफ हो तो हम बुराई दूर करें। हमारे नाम से तकलीफ है, हमारी जात से तकलीफ है, हमारे धर्म से तकलीफ है, तो आप बताइए हम क्या क्या बदलें। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, आज क्या हुआ, एक बात बताइए, मानहानि के केस में जिस तरह के फैसले आपके राहुल गांधी जी के खिलाफ इन्होंने दिया, आज तक के इतिहास में ऐसा कोई फैसला आया है? अभी तक नहीं आया। वो छोड़ दीजिए, हमारे एमपी फैजल साहब का भी लक्षद्वीप वाला मामला आया था, कोर्ट से स्टे मिलते ही फिर बाद में प्रोसेस को स्टार्ट किया गया और अभी अभी 2 दिन पहले उसको सदस्यता को बहाल करने का काम किया गया। यही नहीं, वहां का जो सचिवालय का सेक्रेटरी है वो खुलकर कह रहा है कि ये प्रोसेस ही गलत है, रद्द करने का तरीका गलत है, क्योंकि बगैर राष्ट्रपति से अनुमति लिए ही इन्होंने उठा करके इसने रद्द करने का काम किया है। दोस्तों, ये अदालत की बात है, सुनने वाले सुने, हमारे पर भी मानहानि का मुकदमा कर देना। देश जिस संकट का मुकाबला कर रहा है, आजादी के 75 साल बाद देश जिस नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, एक ऐसा मोड़ जहां आजादी भी आज खतरे में है, देश की एकता और अखंडता भी खतरे में है, जहां आज इस देश का संविधान भी खतरे में है। दुख इस बात का है दोस्तों, जिन लोगों ने अंग्रेजों के साथ थे, जिनको बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में जो संविधान का निर्माण हुआ मान्य नहीं है, आज वो लोग 2014 से इस देश के सरकार शासन व्यवस्था उनके हाथ में है। और इसलिए 8 साल में हमने देखा है कि आज इस देश की क्या हाल है। इस देश के संविधान के हिसाब से ये सरकार चलने को तैयार नहीं है। इन 8 वर्षों में आजादी के बाद जितने भी संस्थाएं बनाए, आज वो सारी संस्थाओं को एक के बाद एक तहस नहस और निस्त नाबूद करने का काम चल रहा है। आज 75 साल बाद हमारे और आपके सामने ये चुनौती है कि इस देश को हम कैसे बचाएंगे। आज हमारे और आपके सामने एक चुनौती है कि इस देश का संविधान को हम कैसे बचाएंगे। इसलिए दोस्तों, हम और आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, वो दौर एक बार फिर इस देश को बचाने के दौर से गुजर रहे हैं। आज की ये सभा, जहां एक तरफ बाबा साहब को मानने वालों की है, आज की ये सभा जहां एक तरफ महात्मा गांधी को मानने वालों की है, आज की ये सभा जहां भगत सिंह को मानने वालों की है, आज की ये सभा देश को बचाने वालों की है, आज की ये सभा इस देश को, संविधान को बचाने वालों की है। तो आज एक और सभा इस शहर के अंदर किसी एक और चौक में हुई है, लेकिन वो सभा माफी मांगने वालों को आदर्श मानने वालों की हुई है। मैंने मेरे कुछ मित्रों से पूछा, खास करके भारतीय जनता पार्टी वालों को, कि अगर आपको 5 नाम लेने हो जिनको आप आदर्श मानते हो, तो जरा एक बार ये भी देख लेना उसमें से कोई इस देश की आजादी की लड़ाई में फांसी के तख्ते में कोई झूला क्या।
अगर एक भी नाम तुमको तुम्हारे आदर्श में मिल जाए जो देश की आजादी की लड़ाई में जेल में गया हो, उस 5 नाम में आप एक नाम ऐसा भी ढूंढने की कोशिश करो जो इस देश की आजादी की लड़ाई में गोली का शिकार हुआ हो अंग्रेजों का। तकलीफ यह है कि उनके तमाम आदर्श वो हैं जो या माफी मांगते हैं या अंग्रेजों की गुलामी किए हुए हैं और इस देश की आजादी के संघर्ष के साथ गद्दारी किए हैं। की जब सरकार थी और जब स्टेट गवर्नमेंट का जब पैसा वहां पे रोका गया था, क्या ये पैसे 20,000 करोड़ वहां से डले हुए हैं क्या? मुझे पूछना है, कोरोना काल में आप सबने देखा, हमारे परिवार से कई लाखों लोगों को हमने खोए। उस कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने पीएम केयर के नाम से लाखों करोड़ों रुपए जमा किए। क्या वो प्रधानमंत्री जी ने वो कोरोना काल को मदद करने के बजाय अपने मित्र अडानी को वहां पीएम केयर के थ्रू से 20,000 करोड़ रुपए दिए हैं क्या? जी को 2 साल की जो सजा हुई है, उनकी सदस्यता रद्द हुई है। हम कोई भी पार्टी को बिलोंग नहीं करते, समर्थन नहीं करते, लेकिन अन्य अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करते। मेरा इतना ही कहना है कि आपस में सभी समाज के लोगों ने, सभी धर्म के लोगों ने भी अन्याय का विरोध करना चाहिए और सच्चाई का साथ देना। इतना बोलकर मैं 2 शब्द बोलकर समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक नारे से बोलूंगा, जय भीम। ये नागपुर की जनता है, आवाज मुझे महसूस नहीं हो रही है कि ये उस मिट्टी की जनता है जिन्होंने देश को बदलने का काम किया है। जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। ये आखिरी में जो लोग खड़े हुए हैं, आप लोगों के हाथ नहीं दिख रहे हैं। जय 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 भीम, जय 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 भीम। आणि ओबीसीवर राहुल गांधींनी अन्याय केला, काँग्रेसने अन्याय केला, गावभर सांगण्याचा प्रयत्न करतो। याला कुठेतरी थांबवावं लागेल। ह्या साऱ्या बदमाशा शिस्तबद्ध आरएसएसचं पॅटर्न, शिक्षणापासून वंचित करण्याचं पॅटर्न, रोजगारातून बाहेर काढण्याचं पॅटर्न, शेतकऱ्यांची काय हालत, शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव नाही आणि या चोर लोकांना पैसे पुरवण्याचं काम, लुटणाऱ्यांना सहकार्य करण्याचं काम जर या देशामध्ये सत्ताधारी करत असतील तर न्याय कोणाला मागायचा? न्यायदातेच न्यायाच्या विरोधात वागण्याचं काम करत असेल तर त्यासाठी आम्हा सर्व लोकांना एक संघ होऊन लढण्याची तयारी ठेवावी लागेल। सांगेल की दिवस फार वाईट आहे। येणाऱ्या दिवसामध्ये जे संकट देशावर येत आहे, लोकशाहीला, संविधानाला तसनच करण्याचं संकट येत आहे। येणाऱ्या दिवसामध्ये या देशामध्ये लुटमाराची संख्या होणार आहे। येणाऱ्या दिवसामध्ये जातीच्या नावाने हा देश तोडण्याची प्रक्रिया देशामध्ये होणार आहे। आणि म्हणून आपण एक संघ, एक विचारानं येणारं आंदोलन आपण लढूया आणि भारतीय जनता पार्टीचं सरकार कुठल्याही हालतीमध्ये पुढच्या निवडणुकीत येणार नाही, ही तयारी आपण सर्व करूया। याच ठिकाणी थांबतो। धन्यवाद। जय भीम।